हाँ, हमारे प्रियजन क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये एक बार को मायने रख सकता है, लेकिन वो 4 लोग, वो मैंने आज तक नहीं देखे। अगर हम अंदर से, हमारे फिजिकली बॉडी हमारी बेचैन, ठीक है, मान लीजिए आप इतने काम में व्यस्त हैं, आपको बहुत देर से बहुत प्यास लग रही है और आप पानी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं अपना काम, और कोई दिख नहीं रहा जिससे हम पानी मंगा सके। अब आप स्ट्रेस में हैं, इतने में कोई आपसे कोई एक और डिमांड कर दे तो आप क्या करेंगे? आप झल्ला के पड़ेंगे। हम एक शादी में जाते हैं, अगर हर तरह का क्विजीन है, राजस्थानी भी है, इटालियन भी है, मैक्सिकन भी है, पंजाबी फूड भी है, चाइनीज़ फूड भी है, क्या हम सब खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हमें अपनी कैपेसिटी पता है, तो हम वो खाते हैं जो हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि उसको उसके बियॉन्ड मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। हम टेक्नोलॉजी की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी टेक्नोलॉजी? केवल उतनी जो हमारे मोबाइल में है, सोशल मीडिया, वहाँ फुल स्टॉप है टेक्नोलॉजी पे कि जी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप्स, ये सब। तो अब हमारे सिनेमा में कोई आज से तो है नहीं है, ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से है। तो क्या हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख रहे? वो धोनी के सक्सेस को तो देखते हैं, शाहरुख के सक्सेस को तो देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की। मैम, जैसे लाइफ में अक्सर कई लोग मैंने कहते हुए सुना है कि लाइफ में आप बैलेंस बनाकर चलिए, या महेंद्र सिंह धोनी जो काफ़ी सक्सेसफुल कैप्टन है वो भी ये कहते हैं कि कीप इट सिंपल। तो ये चीज़ कितना मैम कहना आसान होता है और उसको कितना प्रैक्टिकली लाना पॉसिबल होता है? क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो लोग कहते हैं कि भाई प्रेशर में हम लोग बिखर गए। तो बिखरने से निखरने तक का जो सफ़र है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि व्यक्ति के अंदर इतना चीज़ बचे कि वो उम्दा परफॉर्म कर सके, प्रदर्शन अच्छा कर सके? वो देखिए, वही फिर वापस गीता को मुझे याद करना पड़ेगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन। आपका जो अधिकार है केवल कर्म तक है, उसके फल पर नहीं है। तो केवल आप जो आपको एफर्ट करना चाहिए वो आप 100% कर रहे हैं, बस। अक्सर मैम कहा जाता है ना कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। अब ये 4 लोग मैंने आज तक देखे नहीं, आपने देखे हो तो मेरे को ज़रूर परिचय करा देना, क्योंकि जब हम तकलीफ में होते हैं तब ये 4 लोग नहीं होते, तब वही 4 लोग होते हैं जो हमारे आंसू पहुँचने वाले हमारे प्रियजन होते हैं। तो हाँ, हमारे प्रियजन क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये एक बार को मायने रख सकता है, लेकिन वो 4 लोग, वो मैंने आज तक नहीं देखा। मैम, मेरा क्वेश्चन मेंटली हेल्थ से रिलेटेड है कि जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए डेली योगा करते हैं, हेल्दी फूड्स लेते हैं, तो ऐसा कुछ मतलब हम अपने माइंड को भी ठीक रखने के लिए डेली अपने रूटीन में ऐड कर सकें? बहुत सुंदर सवाल पूछा, क्योंकि अगर कभी आप मेरा प्रेस्क्रिप्शन किसी के पास देख लेंगे ना, तो कई बार लोगों ने मुझसे सवाल भी किए, मैम आपके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है बैलेंस डाइट, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स, फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए आए हैं, पर एक हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ये हम भूल जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर हम अंदर से, हमारे फिजिकली बॉडी हमारी बेचैन, ठीक है, मान लीजिए आप इतने काम में व्यस्त हैं, आपको बहुत देर से बहुत प्यास लग रही है और आप पानी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं अपना काम, और कोई दिख नहीं रहा जिससे हम पानी मंगा सके। अब आप स्ट्रेस में हैं, इतने में कोई आपसे कोई एक और डिमांड कर दे तो आप क्या करेंगे? आप झल्ला के पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है अगर हमें माइंड हेल्दी रखना है। तो मेंटल हेल्थ की शुरुआत भी बैलेंस डाइट से होती है,
एक अच्छी दिनचर्या से होती है, बहुत सारा पानी पीने से होती है, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारे मतलब ब्रेन की एक्टिविटीज़ को सुचारू रूप से चलाते हैं, उनके इंटेक से होती है। और फिज़िकल एक्सरसाइज से बहुत सारे कॉर्टिज़ोल्स और मतलब कॉर्टिज़ोल तो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको डिफीट करने के लिए बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हमारी बॉडी रिलीज़ करती है, जिससे हम मेंटली हेल्दी रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। और मैम मेडिटेशन का क्या मैम इसमें रोल रहता है? मेडिटेशन, देखिए मेडिटेशन ना बहुत क्या कहना चाहिए, मैं उसको कहती हूँ भारी भरकम शब्द है। मैं जैसे लोग जिस तरह से मेडिटेशन जैसे ही बोलते हैं ना, लोग सोचते हैं हम ऐसे बैठ जाएंगे और मेडिटेशन का अर्थ है कि हम केवल एक विचार पे, और वो विचार कैसा है, वो बहुत सुखद विचार है, और उसका तरीका क्या है, फोकस है बेसिकली मेडिटेशन के। आप जो आपके दिमाग में सारी चिंताएं चल रही हैं, बहुत सारी विचार चल रहे हैं, अरे यहाँ बैठे हैं और हमें याद आ रहा है, अरे वो बैंक वाले को वो स्टेटमेंट देनी थी, अरे वो डॉक्टर ने ये कहा था, अरे वो उसने ये मांगा था, अरे वो करना था, अरे पता नहीं आज गैस तो नहीं खुली, इतने सारे विचार चल रहे हैं। ठीक है, अब इन विचारों को शांत करना और उसी मोमेंट में रहना। जब आप कोई अपना काम कर रहे हैं, जब आप इतना खोए हुए हैं, तन्मय हैं उस काम में, वो मेडिटेटिव स्टेट है। कि जैसे मेडिटेशन की बात होती है, मैं पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने फील किया, जब मैं सोचता हूँ कि को थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, वो ध्यान को छोड़ के बाकी सब दिमाग में आता है। उस समय आप जितने, मेरे साथ ये होता है, कॉमिक चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं, अच्छा ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन जो चीज़ मैं सोचता हूँ एकदम शांत होके, जैसे सिर्फ मैं ये सोचूंगा कि चलो हनुमान जी को ही सोच लेता हूँ, लेकिन वो होता ही नहीं, उसके अलावा सारी चीज़ें होती है। तो ये साइकोलॉजी क्या है? ये देखिए ऐसा है ना, हमारी बॉडी में जैसे हमारी सांस जब तक चल रही है हम हैं, ऐसे ही जब तक हमारी सांस चल रही है हमारा दिमाग काम कर रहा है। ठीक है ना, और ये वो बंदर है जो टिक के नहीं बैठ सकता। तो इस बंदर को अगर हम कोई काम दे देंगे, उसमें बिजी रहेगा, तो ये स्थिर रहेगा। लेकिन वो काम कैसे, देखिए हम तो सोच रहे कुछ और काम देने के लिए, लेकिन वो काम कुछ और करने नहीं, वो आपको अगर ये लगता है कि आपके दिमाग में विचार कोई और डाल सकता है, तो सोच के बोलिएगा ये बात। आपको मैं अगर कहूँ कि आपने कहा कॉमिक विचार आते हैं, मैं कहूँ कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए संस्कृत में, और आपको बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें, तो आप तो हनुमान जी को ही इमेजिन करेंगे कि वो छलांग मार के आम रूपी सूर्य को ग्रसने गए हैं। ठीक है ना, तो आप वो सोच रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। मैम एक सवाल मेरा और है, मतलब एक के अंदर ही दो सवाल है, फिर और को भी हम देंगे चांस। मैम जैसे मैं आजकल लोगों में देख रहा हूँ कि व्यवहार परिवर्तन बहुत जल्दी हो रहा है, और इसके साथ जो मैं लिंक करूँगा वो ये है कि लोगों के अंदर जो धैर्य है जो ख़त्म होता जा रहा है और डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। पता नहीं क्यों मैम, मैंने बहुत टाइम से देखा कि लोग रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं, उसमें प्रोसेस में वो लोग नहीं जा रहे, रिजल्ट 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 उसकी रट लगा रखी है। इस बीच जो व्यक्ति की सोच है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसका समूल नाश हो रहा है। एक तो ये हो गया कि इस चीज़ से कैसे डील किया जाए मैम, और सेकंड ये है, इसी में अटैच कर रहा हूँ कि जैसे आजकल जो हम कंटेंट देख रहे हैं, OTT हो या आजकल समझ गए ना आप, तो उसमें जिस तरीके से वायलेंस है या जो सेक्सुअल चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उससे एक व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्योंकि हम लोग एक वाटर मार्क तो देख लेते हैं कि अबव 18 है, लेकिन उसको नीचे वाले लोग भी देख रहे हैं। वो आजकल एक जुमला भी होता है ना कि फैमिली तो देख रही है लेकिन अकेले अकेले देख रही है। तो कितना समाज में, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, उस पर भी थोड़ा देखिए बहुत सारा चेंज आ रहा है। मैं पहले दूसरे वाले सवाल को ले लेती हूँ आपके। चेंज तो बहुत आ रहा है, क्योंकि पहले हम लोगों को कहानियाँ सुनाई जाती थी, तो बाल गंगाधर तिलक की, शिवाजी की, जीजाबाई की, लक्ष्मीबाई की। अब करिकुलम में तो ये सब है ही नहीं। तो और जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं उसमें भी ये नहीं है। स्कूल टाइम तक मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद तो पढ़ते तो हम है ही नहीं। हम जो देखते हैं हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं।
तो उसमें हर तरह की चीज़ है। लेकिन हम एक शादी में जाते हैं, अगर हर तरह का क्विजीन है, राजस्थानी भी है और इटालियन भी है, मैक्सिकन भी है, पंजाबी फूड भी है, चाइनीज़ फूड भी है। क्या हम सब खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हमें अपनी कैपेसिटी पता है, तो हम वो खाते हैं जो हमें पसंद है। तो ऐसे ही मीडिया पे है। हम लेकिन कहते हैं कि जब तक झूठ या सच अपने जूते पहना होता है तो झूठ 7 चक्कर लगा लेता है। हाँ। तो ऐसे जो बुरा कंटेंट होता है, जो इस टाइप का स्पाइसी कंटेंट होता है, वो ज्यादा तीव्रता के साथ फैलता है। वो इसलिए फैलता है ना, क्योंकि अब देखिए मेरे पास इस तरह के अब केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। अब 14 साल का 13 साल का बच्चा है, वो देख रहा है इस तरह का कंटेंट। पॉइंट ये है, उसमें ये समझ ही नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये सारा चीज़ तो एनालॉग से चल रहा है ना। उसको कहीं एक पॉपअप में आया, कुछ उसने देखा, उसको अच्छा लगा, उसने उससे रिलेटेड और चीज़ें आती चली गई, फिर उसी को वो अपनी दुनिया बना बैठा, वो उसी कंटेंट में घुसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसके बियॉन्ड मालूम ही नहीं है। ठीक है ना, हम टेक्नोलॉजी की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी टेक्नोलॉजी? केवल उतनी जो हमारे मोबाइल में है, सोशल मीडिया, वहाँ फुल स्टॉप है टेक्नोलॉजी पे। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो उसी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं, जो अभी एक सीरीज़ थी रॉकेट बॉयज़, वो पूरी इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम कैसे बना, या विक्रम साराभाई ने किस तरह से हमारे सैटेलाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया, कैसे दूरदर्शन आया, वो पूरा सब दिखाया है। तो वही OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वही सोशल मीडिया है, उस पर ये सब भी है। अब ये करने का काम किसका? ये काम है पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल्स का, और हम जैसे लोगों का, जो अपने समाज के में ये जो बढ़ता हुआ नेगेटिविटी है उसको कम करना चाहते हैं। अगर हम इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा दें, वो इस तरह से बना दें कि ये कंटेंट पहले पॉपअप करें उन बच्चों के, तो वो इसी तरह का कंटेंट देखना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि हम लोग क्या सही तरह का कंटेंट, उसकी पैकेजिंग ऐसे कर रहे हैं कि वो पहुँचे और वो बच्चे एक्सेप्ट करना शुरू करें। कहीं हम लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये, अब जैसे मेरे पास बहुत सारे अब इस तरह के केसेस भी आने लगे हैं कि जी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और लिव इन रिलेशनशिप्स, ये सब। तो अब हमारे सिनेमा में कोई आज से तो है नहीं, है ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से है। तो क्या हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख रहे? वो तो परिवार के साथ बैठ के जो माँ बाप ने दिखा दिया, यानी कि उन्होंने ठप्पा लगा दिया, ये सही है। जो मैं फर्स्ट पार्ट का वो वाली बताई थी, जो आजकल धैर्य खत्म हो रहा है। धैर्य जो खत्म हो रहा है वो ऐसे है कि हम धोनी के सक्सेस को तो देखते हैं, शाहरुख के सक्सेस को तो देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की और कितने साल लगे। वो हाईलाइट होना, जो प्रोसेस है ना, वो हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। आजकल अगर आप देखोगे बहुत सारे पेरेंट्स भी, पेरेंट्स अपने बच्चे को IPL तक पहुंचा दें, बस इतना क्रिकेट खेल जाए, नेशनल टीम तक ना पहुंचे, IPL में ही पैसा खूब बन जाएगा, तो क्रिकेट कोचिंग करा रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है, हर एक के एस्पिरेशंस होने चाहिए। पर अब आप ये सोचें कि आपने 2 साल से खेल रहे हैं और वो नहीं आया, तो वो 2 साल कितने घंटे खेलना चाहिए था, किन टेक्निक्स पे काम होना चाहिए था, क्या हम उस प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं? पॉइंट 2 साल का नहीं है, पॉइंट ये है कि हमने कितनी शिद्दत से चीज़ें सीखी हैं। मैम, जब हम साइकोलॉजिकल इलनेस की बात करते हैं तो 3 टर्म्स हमारे पास आती हैं। एक आता है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। प्लीज़ आप तीनों को डिफाइन करिए कि क्या होती हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है और
कौन सी ऐसी कैटेगरी स्टेज है कि उसके बाद हमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी? उससे पहले तक तो ठीक है, जैसे आपने बोला कि अगर कम है तो ठीक है, ज़्यादा है तो वो है, बट बैरियर क्या है कि ये कम है ये ज़्यादा है? ठीक है, देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस भी हमारा एक परसेप्शन है। अगर हमें लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे तो स्ट्रेसफुल है। अगर हमें लगता है कि ये तो चुटकियों में हो जाएगा तो हम रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी कल एक बच्चा आया था मेरे पास, वो नीट की तैयारी कर रहा है। उसने कहा नहीं, जब डिफ़िकल्ट पेपर आता है ना तब मुझे घबराहट होती है। अब मैंने कहा डिफ़िकल्ट किसे कहते हो? यानी कि मुझे ये पता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जहां हमने इनएबिलिटी यहां फीड कर दिया, वोंट बी एबल टू डू इट, वहीं हमें स्ट्रेस हो गया। तो उसका तरीका क्या है? अपनी स्किल्स बढ़ाओ। जैसे मैंने पहले कहा, जितना आप स्किल्स अपने बढ़ाओगे उतना आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरी चीज़ जो डिप्रेशन, हमारे यहाँ ना एक जब हम पढ़ते थे तो एक सिचुएशन दी जाती थी कि क्या आप सुबह से शाम तक में किसी को डिप्रेस कर सकते हैं। डिप्रेशन शब्द जो है वो बहुत गलत तरीके से यूज़ होता है आम भाषा में। सैडनेस से शुरू होता है और डिप्रेशन उसका बहुत सिवियर फॉर्म होता है। हम दुखी हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं आ रही थी और मेरे से पानी का ग्लास गिर गया, अब ग्लास फूट गया और उसकी वजह से मेरी फेवरेट साड़ी खराब हो गई। सैडनेस हो सकती है मुझे, ठीक है ना, पर वो डिप्रेशन नहीं। तो एक तो ये कि हर चीज़ जिससे हम दुखी हैं वो डिप्रेशन नहीं है। दूसरी बात, डिप्रेशन बहुत सीरियस चीज़ है जिसमें भूख, प्यास, नींद और जिन चीज़ों में आपकी रुचि है वो सब खत्म हो जाती है। और कम से कम 15 दिन तक लगातार ऐसा होना चाहिए, तब जाके हम को साइकियाट्रिक टर्म्स में हम उसको लेबल करते हैं। उसके अलावा वो सैडनेस की कैटेगरी में आता है। और वो सैडनेस क्यों है? क्योंकि हमें वो सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आ रही है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को केपेबल नहीं पा रहे हैं। तो उसका इलाज ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और गलती करने से मत डरिए। सबसे ज़्यादा जो आजकल तकलीफ़ है वो इस बात की है, लोग क्या कहेंगे। और वही 4 लोग जो आप मुझे ढूंढ के बताएंगे कौन से हैं, ठीक है। तो लोग क्या कहें बाद में, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो पहले। स्ट्रेस जब हम हैंडल नहीं कर सकते सिचुएशन, जब हमने तैयारी की है लेकिन हमें फिर भी घबराहट है, वो एंजाइटी, और हम कर नहीं पाएंगे और इसलिए हमने छोड़ दिया, वो सैडनेस, और बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में डिप्रेशन। मैम, किसी भी एज ग्रुप के लिए या किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, हम जैसे एम्प्लॉयज़ हों या आपके जैसे एक्सपर्ट्स हों, हम डॉक्टर्स के पास तो जाते हैं, बट साथ ही काउंसलिंग करवाना कितना ज़रूरी है फॉर आवर मेंटल वेलबींग? काउंसलिंग कराना, आप अगर किसी समस्या के साथ फंस रहे हैं और आप अपने दोस्तों से, परिवार वालों से भी मदद लेके समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब हाँ, काउंसलिंग कराने से बहुत फ़ायदा हो जाता है। कई बार हमें जो हमारी गलतफहमियां हैं उनको क्लियर करने में, हमारी मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने में बहुत मदद मिल जाती है। तो इसलिए काउंसलिंग से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि काउंसलर यूजुअली अनबायस्ड होते हैं हमारी, और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास के लोगों को पता चले। हम सब में कमियां हैं और हम उन कमियों को ढांपते फिरते हैं, और वही डर कि हमारी ये कमी किसी को पता ना चल जाए, वही एंजाइटी पैदा करती है। तो इसलिए काउंसलर से मिलके बात करना कई बार बहुत लाभदायक रहता है। मैम, जैसे कि हमारे पेरेंट्स की एज के जो
लोग होते हैं, बेसिकली उनका होता है हमें तो कभी एंजाइटी नहीं हुई, हमें तो कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, तुम लोगों को बहुत जल्दी हो रहा है। तो उन लोगों के लिए कुछ वर्ड्स बोलिए कि नहीं ऐसा होता है। नहीं, मैं जैसे उनके लिए बुखार नहीं आता बोलूंगी, है, नहीं, वैसे मैं- anxiety भी नहीं, होती नहीं, है। मैं आप लोगों के लिए ही बोलूंगी, उन लोगों के लिए नहीं बोलूंगी। मतलब वो लोग सही हैं। नहीं, ये मैं नहीं कहती कि वो लोग बिल्कुल सही हैं और आप लोग बिल्कुल गलत हैं, पर पॉइंट ये है कि अगर आप ये देखेंगे ना, अडोलेसेंट जो वर्ड है वो कहाँ से उसका वो शुरू हुआ। पहले के समय में क्या होता था कि बच्चे 14-15 साल के हुए, उसके बाद और 14-15 साल के बच्चे अगर इस दौर में भी देखें 10वीं पास हो जाते है ना, तो उसके बाद उन्हें काम पे लगा दिया जाता था, और फिर इसीलिए क्योंकि काम पे लग गए, अपनी जिम्मेदारी समझने लग गए, तो शादी भी कर दी जाती थी। ठीक है, पहले, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था, सब जगह यही होता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही था। फिर अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई यूरोप में, तो वही 14 साल का बच्चा अब वो भी सबके साथ वो भी फैक्ट्री में काम करने जाएगा। तो धीरे धीरे ये पाया गया कि नहीं, अभी इसके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे नहीं हैं, 14 साल से 18 साल में अभी ये फैक्ट्री में जाने लायक नहीं है, वो स्ट्रेनुअस काम है, वो अभी इनको नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिक एजुकेशन तो पूरी हो चुकी, अब 4 साल जो है, अब उन्हें जिम्मेदारी, उसको रिप्लेस नहीं किया गया। मतलब अगर ठीक है आप फैक्ट्री में काम करने नहीं जा रहे हो तो उसको रिप्लेस कर दिया गया कि भाई ठीक है फॉर्मल एजुकेशन कर लो और अपनी एजुकेशन एनहांस कर लो, लेकिन जिम्मेदारी सीखने से हमने मना कर दिया। अभी वो बच्चा ही है, और 18 साल में, अब आप कह रहे हैं ना रेयर, यही है मेरे को रेयर सबसे जो आजकल लगती है मुझे, रेयर क्या, अब तो ये बहुत कॉमन हो गई है कि 18 साल में आपके देश का संविधान आपको सरकार चुनने का तो अधिकार देती है, और ये आपकी ड्यूटी है, आप सरकार चुनिए। तो यानी कि आप इतने समझदार हो गए हैं कि देश के भविष्य, देश की भलाई का सोच सकते हैं, और आप अपनी भलाई का नहीं सोच सकते। आप चाहते हैं कि हमारा ख्याल तो अभी भी, हम बच्चे हैं, आप ही रखिए। हमें चाहिए कि हम सुबह निकलें तो हमारा टिफ़िन पैक मिलना चाहिए। हम तो सिर्फ सुबह अगर 9 बजे निकलना है, 8 बजे उठेंगे, अपना तैयार होंगे, निकल जाएंगे, और हम रात में आए तो हमें घर बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलना चाहिए और खाना मिलना चाहिए बना। हम तो काम करके आए हैं, ठीक है। और यही जो माँ बाप आपसे कह रहे हैं कि हमें कभी एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता था, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सारे काम किए हैं और ड्यूटीफुली किए हैं, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम थक गए। इसलिए वो ये शब्द बोलते हैं कि हमें कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को अपनी ड्यूटी माना। और ये हमारी जो आज की जनरेशन है, ये हमारा कसूर है। हम लोग सिर्फ राइट्स पढ़ाते हैं, हम ड्यूटीज नहीं पढ़ाते। 14 साल के बाद, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेबर लॉ अप्लाई नहीं होती, चाइल्ड लेबर लॉ नहीं अप्लाई होती, ठीक है ना। तो यानी कि 14 साल के बाद हर बच्चे को अपने योग्यता के हिसाब से करना चाहिए काम, और एटलीस्ट अपना काम करना चाहिए। मैं सब भी बच्चों से ये कहती हूँ कि आप लोग ये मानते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, है ना। इसका अर्थ क्या है? यानी कि माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तब ठीक है ले जाएंगे उन्हें डॉक्टर के पास, दवाई करा देंगे, हाथ पैर दबा देंगे, है ना। माँ बाप को ना बीमार होने की आवश्यकता नहीं है हमारी सेवा के लिए। हमारी एक 14 साल के बच्चे की भी माँ बाप के प्रति सेवा ये है कि हम माँ बाप को हमारे पर्सनल काम ना करने पड़े।
माँ को मेरे कपड़े ना धोने पड़े, मैं वो अपने आप कर लूँगा, मेरा कमरा मैं खुद साफ कर लूँगा, मैं अपने हिस्से का खाना खुद बना सकता हूँ। अगर माँ आराम कर रही है तो मैं माँ को आराम से उठाऊंगा नहीं, मैं अपना कुछ बना के खा सकता हूँ। ये है माँ बाप की सेवा, कि हम उन्हें फ्री करें थोड़ी ड्यूटीज से, ठीक है ना। अब आजकल बहुत कॉमन यही चीज हो गई है कि 28-30 साल तक अभी हम शादी के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और फिर आप शादी के लिए तैयार नहीं हो तो आपका सारा काम कौन कर रहा है? वो माँ। और वो माँ क्या बूढ़ी नहीं हो रही? ठीक है, उसकी कैपेसिटी भी कम हो रही है। और फिर आपको क्या पता, आपने कभी पैसा कमाया हो तो पता हो। शादी के लिए तैयार नहीं है लेकिन काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, शादी के लिए आप तैयार हो या नहीं हो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। मैम बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर आराधना जी, जिन्होंने जनरेशन गैप की समस्या से लेकर जेन जी की प्रॉब्लम्स तक और कैसे पेरेंटिंग की जाए तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, सभी को सिखाया एक अभिभावक की तरह। और अगर एक नटशेल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई कि आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर का संदेश कौन देता है? एकल अभियान भी। तो स्पॉटलाइट का ये था खास एपिसोड। जल्दी आपके साथ एक और नए व्यक्ति के साथ, नए मेहमान, नए एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए एकल भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।